गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। भाई बारी है आज के मंगलवार के सास बहू और सेंसेक्स की। आज मदद करने के लिए राजेश सतपुते.com के फाउंडर श्री राजेश सतपुते साहब स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। राजेश सर हाय, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं, थोड़ी देर में बातचीत की शुरुआत करेंगे। बता भी दूंगा लार्जली कौन कौन से स्टॉक्स पे आज सवाल आए हैं जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले जरा वो सास बहू और सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के तरीके। अच्छा है आप लोग उनको खूब बिजी रखते हैं, रखे रहिए ऐसे ही। ये व्हाट्सएप नंबर है 7045220000 और ये ईमेल आईडी है सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com, जिसमें सारे ये बैकएंड टीम के आईडीज टैग्ड हैं। जब आप इसमें ईमेल करते हो तो जो बैकएंड पे सास बहू सेंसेक्स में आप लोग से रूबरू होते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं, उन सब के आईडीज इससे टैग्ड हैं। तो आप वैसे ही सीधे सीधे उन सब तक रीच आउट कर लोगे। खैर, ऑन द शो दिखाओगे डॉक्टर साहब क्या वो आज के इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जिन पे आज चर्चा हो रही होगी? होपफुली इन सभी स्टॉक्स पे बातचीत हो रही होगी, समय रहा तो। लेकिन हाँ, ये वो स्टॉक्स हैं आज स्क्रीन पर पढ़ नहीं रहा हूँ, ये सब आज ऑन द शो है। अगले आधे घंटे में लार्जली इन सभी स्टॉक्स पे हम लोग बातचीत कर रहे होंगे। पहले जरा क्विकली मार्केट्स लेकर आता हूं स्क्रीन पे। बिल्कुल फ्लैट इस समय निफ्टी। आज एक्सपायरी का दिन है मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एनएससी के सारे, और ये है बहुत सीमित दायरे में। अब दायरा काउंट करना हो तो मुझे अगर 100 पॉइंट का दायरा, हाँ उस दायरे में वॉलेटाइल कामकाज। और एक चीज, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो जो राइटर्स का जोन है बिल्कुल उसमें कसे हुए भारतीय बाजार नजर आएंगे। सबसे तगड़ा ओआई कॉल में कहां है? 26,000 पे। वहीं जाते जाते मामला ठंडा पड़ा। सबसे तगड़ा ओआई पुट्स में कहां खड़ा हुआ है? 25,900 पे। उसी के आसपास आते आते मामला घूमा। तो है राइटर्स के जोन पे समय एकदम उसको, अब तक तो अब उस जोन को रिस्पेक्ट करता हुआ भारतीय बाजार मिड पॉइंट के इर्द गिर्द उसी रेंज के कामकाज करता हुआ। एक पॉकेट दिक्कत कर रही है आईटी, जिसने एक दिन सपोर्ट दिया कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो आज मामला थोड़ा सा पस्त है, प्रॉफिट टेकिंग है, दिन के लोज पे वो पॉकेट ट्रेड कर रही है। पर उसके सामने सरकारी बैंक्स बढ़िया कर रहे हैं। बैंक निफ्टी अपने आप में फ्लैट है, लेकिन सरकारी बैंक्स अच्छा कर रहे हैं। सुबह डिस्कशन में था कि फार्मा और हेल्थ केयर स्टॉक्स कई सारे इन न्यूज हैं। आज वो पॉकेट फार्मा की, हेल्थ केयर की, वो अच्छा कर रही है। देखिए आपकी स्क्रीन पे तो इंटरेस्टिंग पॉकेट्स, अलग अलग थीम्स हैं। बस एक, अब ब्रेथ सुधरी तो नहीं, पर आज डिटोरिएटिंग नहीं है, बस ये अच्छी बात है। ये देखिए ऐसा कोई सुधरा नहीं, इतने दिन से पेनफुल ब्रेथ चली आ रही है। 1:1 का ही रेशियो है आज भी। तो मोटा मोटी दायरे में कंसोलिडेशन। शायद जो मूव्स आने थे वो एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला सेशन प्ले आउट कर गया है। अब तक तो एकदम सदा हुआ सेशन चल रहा है। हाफ वे थ्रू है हम एक्सपायरी सेशन के, यह हाल है। खैर क्विकली सतपुते साहब, निफ्टी पे कोई व्यू? गुड आफ्टरनून आशीष जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, आज एक तो मंथली एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली व्यू थोड़ा न्यूट्रली होगा। अगर आप निफ्टी पे, जैसे आपने बिल्कुल सटीक कहा कि जो एक दायरा है 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, तो क्यों उसे छेड़े? कल ऑलरेडी हमने अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखी है। कल बाजार हमने देखा ऊपरी लेवल से अच्छा खासा, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि नीचे आया था, और आज ये अपने 10 और 20 डीएमए को रिस्पेक्ट कर रहा है। 10 और 20 डीएमए कहाँ बढ़ता है? तो वो है 25,900 से लेकर 25,850। तो आप कह सकते हैं कि 25,850, 25,900 ये रेंज जब तक मेंटेन है लोअर साइड पे, प्रोबेबली एक आध डिप मिल सकता है। लेकिन जब तक ये रेंज मेंटेन है तब तक जो बाजार का जो ट्रेंड है वहां पे कोई, आप कह सकते हैं, कहीं डेंट नहीं आएगा, कहीं हार्म नहीं होगा। तो बायस पॉजिटिव है पोजिशनली। प्रोबेबली आज के लिए आप कह सकते हैं न्यूट्रल टू निगेटिव है, आज के लिए, सिर्फ आज के लिए। ओके, ये निफ्टी पे व्यू। अच्छा चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। आज पुणे, वैसे पुणे तो अभी गए हुए थे सतपुते साहब के साथ भी, अदरवाइज पुणे, ग्रेटर नोएडा, मुंबई और नोएडा से क्वेरीज हैं। सबके पास एक एक करके क्विकली चला जाए। सबसे पहले पुणे से नेहा चौबे जी जुड़ती हुई। नेहा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। नेहा मैम, कब से स्टॉक मार्केट में आप हो? मैं कोविड के टाइम से स्टार्ट हुआ है मेरा। हाँ, और कैसा चल रहा है? 4-5 साल कैसे रहे? Yeah, because it was very earlier or initial journey, so I have like taking of not taking a too much risk, तो काफी लो अमाउंट में, एंड
कुछ हाई कमोडिटीज में मैंने सेव किया तो काफी अर्न भी किया, बट नॉट दैट मच कि आई कैन बी accommodate only 10 to major stocks initial level पे, Infosys, HDFC अरे and वाह। S things. नेहा मैम आज सवाल काय पे? जी, तो मैंने एक्चुअली जनवरी में बिफोर हैविंग द बजट स्टार्ट होने से पहले मैंने जनवरी में कल्याण ज्वेलर्स लिए थे, बट कल्याण ज्वेलर्स में मैंने काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी विद इन 2 to 1 वीक्स, बट आफ्टर दैट जब मैंने ये क्वांटिटी 55 लिया एट द प्राइस ऑफ 556 पर शेयर, तो अभी तक वो चल रहा है लॉन्ग टर्म में। अर्निंग तो करी थी मतलब पहले कल्याण लिया था, मुनाफे में बेच दिया था, फिर जी कल्याण जी में घुसे, इस बार मामला फंस गया ऐसे? इस टाइम पे मैंने लॉन्ग टर्म परसेप्शन रखा था, तो मैंने लेकर रख दिया, बट इमीडिएटली जब बजट आया तो काफी सेकेंड ऑफ फैब में काफी लो चला गया, तो समझ फिर गया। मैंने बाय करने का प्लान तो नहीं आप किया। छोटा परसेप्शन लेके चला करो, आपके लिए ज्यादा सेहत के लिए बेहतर है। इस बार लॉन्ग टर्म जी सोचता था सतपुते साहब, मामला गड़बड़ा गया, 75 रुपए नीचे चल रहा है, क्या करूं कल्याण में? आशीष जी, आई थिंक मुझे तो लगता है कि एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कल्याण का अगर आप डेली चार्ट में, तीनों चार्ट देखता हूँ आशीष जी, डेली देखता हूँ, मंथली देखता हूँ और वीकली देखता हूँ, तो तीनों चार्ट मुझे प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। कल्याण की अगर बात करें तो 500 520 ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, एक स्टिकी रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक ये 500 520 का रेजिस्टेंस जोन निकलेगा नहीं, तब तक ये जो इसका जो ट्रेंड है, जो वीक है, यानी आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म, जो वीक लग रहा है, तो वो चेंज नहीं होगा। तो व्हाट वी नीड इज अ ब्रेकआउट। करंट प्राइस इज 480, 520 का, यानी 40 रुपए ऊपर का ब्रेकआउट की बात कर रहा हूं मैं। इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कमी लग रही है, अगर देखे तो आप कह सकते हैं कि 20-30% चांसेस है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो करेक्शन है, आई थिंक 440 से लेके 410 तक का करेक्शन प्रोबेबली अगले 6 महीने में आ सकता है। तो वन नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल, थोड़ा हाई बीटा काउंटर है। अगर आपको होल्ड ही रखना है कि चलो मैं गलत जाता हूँ और आप होल्ड रखना चाहते हो, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव जो है वो थोड़ा लंबा है, तो प्रोबेबली इन दैट केस 465 का एक स्टॉप लॉस रखे। 520 का ब्रेकआउट मिले तब जाके इसमें चेंज होगा, ये याद रखें, अदरवाइज यू नीड टू एग्जिट समवेयर ऑन राइस। अगला 6 महीना पेनफुल है, ऐसा सतपुते साहब की रीडिंग है। फिर भी आप चाहते हो लंबी अवधि के लिए रखना, तो याद रखिए 465 पे स्टॉप लॉस लगाइए। जब तक 520 के ऊपर नहीं जा रहा है, इसकी ट्रेजेक्टरी बदलेगी नहीं, है वीक ही है काउंटर। ग्रेटर नोएडा से नीलम गुप्ता जी जुड़ती हुई। नीलम मैम, हाय, गुड आफ्टरनून नीलम मैम। नीलम मैम, सर। आप कैसे स्टॉक चुनते हो? खुद ही आइडेंटिफाई करते हो, खुद ही पढ़ते हो? नहीं सर, कुछ तो खुद चुनती हूँ और कुछ हस्बैंड चुनते हैं। खुद और चुनते हो और कुछ हस्बैंड चुनते हैं, जी और जी आप सर। अपने अकाउंट में खरीदते हो? जी सर। अच्छा नीलम मैम, पहला सवाल कौन सा? सर HDFC AML AMC। AMS हाँ, वो मैंने लिए थे 82 शेयर्स। और ये हस्बैंड का है कि आपका वाला है? ये मेरा ही है सर। वो था कि इसमें बोनस मिलना था, तो 556 बाइंग प्राइस थी मेरी। तो बोनस HDFC AMC का बोनस तो मेरे ख्याल से कल ही, आज कल रिकॉर्डेड एग्जिट डेट कल होनी चाहिए। एक मिनट, अगर सही याद है तो रुको जी रुको रुको, जी सर, जी है सर, ना? कल ही है। जी हाँ, सर। तो आपके अकाउंट में है, अब आएगा बोनस बाद में। खैर अभी जो भाव है उस पर 250 रुपये का नुकसान हो रहा है। सतपुते साहब, क्या करना चाहिए लंबी अवधि के लिहाज से? जी देखिए, यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक करेक्शन ड्यू है, क्योंकि अकाउंट चला भी ज्यादा है आशीष जी। मैं यहाँ पे वीकली चार्ट देख रहा हूँ, वीकली चार्ट में हम देख रहे हैं कि करीबन 1600 के आसपास का ये बॉटम लगा था, और ये लगा था करीबन 2000 मार्च 2023 में, और वहां से वन वे तेजी हुई है, 6000 तक का एक की रैली आप कह सकते हैं। तो मोटा मोटी मुझे लगता है जो एक हम जो इलेट में देखते हैं, इलेट वेव के में देखते हैं कि एक बड़ा वेव यहाँ पे कंप्लीशन हो चुका है और ये करेक्टिव है। हालांकि इसमें ना एक बात और एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे हेवी सेल ऑफ नहीं होता, जो बड़ी रेड कैंडल की हम बात करते हैं, दैट इज अ सेल ऑफ काइंड ऑफ कैंडल। तो वैसा तो इसमें होता नहीं है। पर चार्ट अगर देखें तो लगता है ये जो करेक्शन है प्रोबेबली 5000 तक जाए। एट प्रेजेंट इट इज एट 5325। तो आपने बोनस के लिहाज से लिया तो आशीष जी, आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन चार्टी के लिए मुझे लगता है 5000 तक एक बार ये डिप देगा। बोनस का सोच के लिए थे क्या, या लिया था बोनस आ रहा है, ऐसा था? जी सर। अच्छा।
बोनस का सोच के नहीं, कल एग्जिट और रिकॉर्ड डेट है बोनस, कल एडजस्टमेंट भी हो रहा होगा और कल रिकॉर्ड डेट है, तो आगे 1 for 1 के बोनस टोल आउट हो रहे होंगे इसमें। मुंबई से अंशु जॉली जी जुड़ती हुई हैं। अंशु मैम हाय, गुड आफ्टरनून अंशु मैम। अंशु मैम, आप कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो? कुछ सजेशन से, नहीं तो खुद अपना सोच के, अपना देख के, और ये आप सजेशन लोग किसके को होते देख हैं? के सजेशन एक फाइनेंशियल एडवाइजर है ओके। और उसके अलावा मेरा बेटा है जो करता है, जिसने एनकरेज करा है मुझे करने के लिए। हम्म। और बाकी आप लोग को देख के थोड़ा बहुत सीख लेती हूँ, वो तो आप ज्यादा नहीं। बोलते रहते हो, वो तो आप चैनल पर नहीं इसलिए बोल रहे हो। नहीं, अंशु मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला वीएसटी है, वीएसटी इंडस्ट्रीज। हम्म। उसके मेरे पास शेयर्स हैं 304 500 शेयर्स हैं 304 पे, और ये मैंने लिया था अप्रैल में इसी साल। वीएसटी इंडस्ट्रीज 500 शेयर्स 304 पे, 304 पे, यस। 250 पे चल रहा है। वीएसटी पे तो बड़ा डिविडेंड आता है, इस बीच तो डिविडेंड आया होगा आपके पास? हाँ जी, डिविडेंड आया मेरे। हाँ, डिविडेंड अच्छा देती है। सत्येंद्र साहब, टेक्निकली मैप करके बताओ ना वीएसटी कैसा है? जी देखिए, अगर इसमें दो चीजें मुझे अच्छी लग रही है, काउंटर वीक है, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन हम वीकनेस में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हो। अगर आप यहाँ वीएसटी का वीकली चार्ट देखें तो इसका सपोर्ट है 240 का, यानी मल्टीपल बॉटम सपोर्ट हम देखते हैं 240 पे। अगर आप डेली चार्ट पे चले जाते हो तो 245 पे, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बेस है कि जहां से ये एक बार के लिए आप कह सकते हैं टेक्निकल बाउंस बैक मिले। अच्छा, बाउंस बैक कहाँ तक आ सकता है? तो प्रोबेबली 275 280 तक का एक पुल बैक आ सकता है, यहाँ पे आपको एग्जिट लेना है कि नहीं, कि उसके बारे में सोच रहे हैं। तो फॉर में जब तक ये 240 245 का लेवल इंटैक्ट है, आप बने रहे। स्टॉप लॉस होगा आपका 230 280, ये इस लेवल को याद रखिए, 280 85, जहां पे 200 डीएमए प्लेस है। आई थिंक दैट शुड बी योर टारगेट वन। नोएडा से आकृति चौधरी जी जुड़ती हुई। आकृति मैम हाय, गुड आफ्टरनून। आकृति मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट में हो? I have been in the market 2012 से 2013 में I started। तो तब से अब तक में काफी चेंजेस हमने देखे हैं। एक टाइम था 20-30% रिटर्न्स वी यूज्ड टू गेट ऑन द पोर्टफोलियो एक साल में। तो अब मैं जाके लास्ट फ्यू इयर्स में देयर हैज बीन अ स्लो डाउन। तो इनफैक्ट मेरा क्वेश्चन भी इसलिए सेक्टोरल ही था थोड़ा। हाँ, मैं बताता हूँ। मेरे पास भेजा है मेरी टीम ने, लंबा चौड़ा सवाल था और वो फंडामेंटल्स पे था न्यू एज कंपनीज को लेकर। एंड IPOs, तो yes। मैं और सतपति साहब तो हो गए साइड में, गौरांग शाह साहब को लगा दिया फोन पे। गौरांग सर, हो क्या? नमस्कार, प्रणाम, सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। प्रणाम गौरांग सर, थैंक यू जुड़ने के लिए। आकृति मैम, जो पूछना है पूछ डालो आप। All right. So, I myself am a tech company founder of Just Learn, Skill Tech and EduTech. तो होपफुली Okay. बहुत जल्द आप हमारा IPO भी डिस्कस कर रहे होंगे। बट अभी जो क्वेश्चन है वो ये है कि इतने इयर्स में, जैसे मैंने बताया, लास्ट 10 इयर्स में इतनी बार पोर्टफोलियो रीशफल हुआ। एक टाइम में 20-30% रिटर्न्स हमको मिलते थे जो ट्रेडिशनल कंपनीज में है। अब इसके बाद ये जो स्लो डाउन हो गया है, तो जो न्यू एज कंपनीज हैं, क्योंकि आई ऑब्जर्व कि कस्टमर बिहेवियर इतना ऐप बेस्ड, टेक बेस्ड हो रहा है, तो डिपेंडेंसी तो बन रही है। बट इन द रिसेंट टाइम्स थोड़े मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज रहे हैं। जितने भी IPOs आए हैं, सम हैव बीन फेरी टेल, सम हैव बीन नाइटमेयर्स। तो अब अगर सपोज हम एसेट एलोकेशन को दोबारा से पूरा रीथिंक करते हैं, तो उसमें आप कैसे व्यू करते हो जो न्यू एज कंपनीज है? शुड इट बी लाइक व्हाट परसेंटेज ऑफ एलोकेशन, और हम कितना अपने आप को स्ट्रांगली टू बी पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एक्चुअली? ना, मैं तो समझा ही नहीं, एलोकेशन किस चीज का? मतलब अगर हम पोर्टफोलियो में सपोजिंग वी हैव टू नहीं, ऐड, आपकी कंपनी जस्ट लर्न है जिसके आप फाउंडर हो, गजब है। तो उसकी आप इवेंचुअल शायद लिस्टिंग की भी बात कर रहे हो, तो मतलब न्यू एज कंपनीज का एसेट एलोकेशन किस मामले में? आपसे पूछ रही हूँ, जैसे सपोजिंग इन्वेस्टर्स इन कंपनीज को इन फ्यूचर किस तरह से अपने पोर्टफोलियोज में ऐड करें, और उसको किस तरह से गौरांग सर, ये इन्वेस्टर्स न्यू एज कंपनीज, कई लिस्टों ने आई, कईयों ने कमा के दिया, कईयों ने बहुत नुकसान करा। तो हम सब डरे हुए और समझ नहीं पाते इसका मूल्यांकन करें कैसे। आप कैसे देख रहे हो न्यू एज के इस एनवायरनमेंट में इन कंपनीज को? आगे चलते हुए न्यू एज का दबदबा कितना होगा? ऐसे ही पूछूं ना? आकृति सही पूछ रहा हूं ना मैं? हाँ गौरांग सर,
हाँ जी, तो पहले तो आकृति देखिए, नमस्कार, आपको भी प्रणाम। और एक डिस्क्लोजर छोटा दे देता हूँ आशीष भाई कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे हमारे रिसर्च टीम की तरफ से लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजित या मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी तरह पर हमारे क्लाइंट्स को जो है संभव उनका निवेश हो। तो आकृति जी, पहले तो अगर आप कोई व्यवसाय में है, कोई प्रोफेशन में है, जरूरी नहीं है कि आपको उसको ही देखना चाहिए या उसमें ही निवेश करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आप खुद एक न्यू एज टेक कंपनी चलाती है, तो एक पहले क्या होता था, हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल कंपनी जो कि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं, उसका एक मापदंड होता है बुनियादी तर्क पर कैसे उसका आकलन करे, और उसमें कम से कम 5 साल की बैलेंस शीट, करीबन 2 या 2.5 दर्जन रेशो होते हैं, जिसको तोड़ करके मैनेजमेंट को मिल करके, प्रतिस्पर्धा कंपनी को मिल करके, मार्केट शेयर को देख करके, प्रोडक्ट को देख करके हम फिर निष्कर्ष पे आते हैं कि क्या इसमें हम खरीदारी की राय दे या नहीं दे। जहां तक न्यू एज टेक्नोलॉजीज का सवाल है, इसमें ऐसे कोई मापदंड नहीं होते। हर एक तकनीकी विशेषज्ञ या बुनियादी विशेषज्ञ का जो अप्रोच होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, क्योंकि एक सीधा मापदंड नहीं है। तो वैल्यूएशंस विल डिफर डिपेंडिंग अपॉन विच वे द फंडामेंटल एनालिस्ट इज लुकिंग एट इट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कितना प्रतिशत आपका पोर्टफोलियो का पोर्शन हो जाए। तो देखिए, ये निर्भर करता है हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक निवेशक के ऊपर, उसकी जोखिम झेलने की क्षमता, उसकी उम्र और उसका अनुमानित मुनाफा कमाने का कितना प्रतिशत उसका लक्ष्यांक है। तो ये ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि आप इतने प्रतिशत। हाँ, लेकिन अगर आपका झुकाव न्यू एज टेक्नोलॉजी की तरफ है, तो मेरे ख्याल से ये एक अनुमान लगा रहा हूँ, 15 से 20% अलोकेशन आपको न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में रखना चाहिए। जहां तक आपका प्रश्न है कि ये जो नई टेक एज कंपनियां क्या उसमें निवेश, देखिए आकृति जी, मेरा मानना है कि जो लिस्टेड ऑलरेडी है और जिन्होंने उतार चढ़ाव देख लिया है न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी में, वहां पर अगर आप निवेश करते तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नए आईपीओ जितने भी आए हैं उसमें मेरे ख्याल से ज्यादातर तो आपको निराशा ही मिली है, क्योंकि मूल्यांकन को लेकर के तकलीफ थी। और एक बात, लॉक इन पीरियड जब एक्सपायर होता है तब बड़ी मात्रा में बड़े बड़े निवेशक यहाँ पर ऑफलोड करते हैं लिस्टेड होने के बाद। तो अगर आप मेरी जो कवरेज है वो इटर्नल, पहले जोमेटो के नाम पे थी, हमारी कवरेज इटर्नल पे है, पीबी फिनटेक, नाइकिया और पेटीएम। ओके वैसे जहाँ तक आकृति आपका सवाल है, आगे जलवे कैसे रहेंगे, तो आप देख ही रहो, निफ्टी 50 का हिस्सा बन रही हैं ये न्यू एज कंपनीज। ये टर्नल जिसकी गौरांग सर ने बात करी, अब तो निफ्टी 50 बेंचमार्क का हिस्सा है। आप जसलन को बढ़िया चलाओ, आईपीओ लाओ, अच्छे भाव पे लेकर आओ, मैं गौरांग सर सतुदे साहब को सस्ते में प्री आईपीओ दो, सब बढ़िया थैंक यू। चलिए, इस नोट पर टाइम बिल्कुल नहीं खत्म होगा। आकृति ने ऐसा सवाल पूछ डाला कि आधा शो चूज गई। नेहा जी, नीलम जी, आशु जी, आकृति मैम, किसी और दिन आप लोगों से वापस रिपैच करके और आगे की बातचीत करेंगे। गौरांग सर और सतपुते साहब, आप दोनों का भी धन्यवाद। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। निफ्टी दायरे में जरूर फंसा होगा, फ्लैट कामकाज कर रहा होगा, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स और खास तौर पे जो आज सुबह बिग स्टॉक्स थे, जैसे कि मुथूट फाइनेंस, ल्यूपिन, तगड़ा एक्शन इन काउंटर्स में। इवन आज सुबह जो चार्ट जीपीटी शेयर डिस्कस हुए थे, आदित्य बिरला कैपिटल, फेडरल बैंक, उनमें भी बढ़िया मूव्स बनते हुए। तो इंडेक्स कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर सही स्टॉक पे दाव लगाया तो देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या मूव्स आए। खैर, हमारी अगली मुलाकात होगी अब 1:27 पे, और आज नो योर कंपनी में मेट्रो ब्रांड्स का टॉप मैनेजमेंट होगा। चर्चा करेंगे कंपनी के सीएफओ से। नमस्कार।